हर घड़ी हम एक क्रॉस रोड पर खड़े होते हैं। हमारे समक्ष 3-4 रोड्स रास्ते हमेशा होते हैं कि हमें उस टाइम पे इतना शक्ति होनी चाहिए, इतना फोकस होनी चाहिए कि चारों रास्तों में से एक राइट रास्ता कौन सा है वो चूज करके जाए, क्योंकि उस रास्ते में चलने के बाद कई दिनों के बाद फिर ये महसूस हो ये रास्ता हमारा ठीक नहीं है, दूसरा रास्ता लेना चाहिए था, तो बहुत ही टाइम, एनर्जी, सब कुछ हमारा वेस्ट हो जाता। तो यही एक शक्ति है, पावर ऑफ पर्पस। पर्पस जब हमारे जीवन में हमारे मन में क्लियर हो जाता है तो फिर हम उसके ओर जाते रह सकते हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस एंड कंफ्यूजन्स। Om Shanti, good morning or Namaskar. Honorable Chairperson, respected Shri V.K. Srivastav ji, Managing Director, Bokaro Steel Plant, Bokaro, respected Sister Suman, respected Sister Jyoti, and my dear friends at the audience. Friends, it gives me immense pleasure to be in an intellectual crowd today consisting of scientists and engineers. विशेष तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी का एक बहुत सुंदर पर्पस होता है टू मेक ह्यूमन लाइफ कंफर्टेबल एंड सर विथ योर परमिशन आई विश टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड अ सिंसियर अप्रिसिएशन टू द साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी टू मेक द ह्यूमन लाइफ कंफर्टेबल। लेकिन विशेष तौर पर आज हम एक बहुत सुंदर विषय पर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे एंड दैट इज हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। एक बार द टीचर वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। एक स्टूडेंट ने खड़े होकर पूछा, मैडम व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? द स्टूडेंट एक्सपेक्टेड दैट द टीचर वुड गिव दिस आंसर इमीडिएटली। ही एक्सपेक्टेड कि शायद टीचर कहेंगे गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, यू नो, अर्न लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम। But the student was very surprised जब टीचर 1 मिनट साइलेंस में चले गए और उनसे मुस्कुराते हुए कहा, लेट मी थिंक ओवर इट, और मैं जरूर उसका जवाब दूंगी। आफ्टर अ कपल ऑफ डेज टीचर फिर से क्लासरूम में आए और वह स्टूडेंट को बुलाया और कहा, कुछ दिन पहले आपने जीवन का उद्देश्य पूछा था ना, तो शायद मुझे एक एप्ट आंसर मिला है। और उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, द पर्पस ऑफ लाइफ इज can we make this society a better place than what we had received it? जब हम इस धरती पर आए थे तो समाज की कंडीशन कैसी थी, और जब हम जीवन छोड़कर जाते हैं अगर हमने समाज को ठीक करने के लिए थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन किया, that could be a purpose of life. जब ये बात मैंने किताब में पढ़ी तो मैंने कहा कि लेट मी गेट अक्रॉस टू द पीपल। और विशेष तौर पर जब मोहन भाई जी ने भी मुझे ये टॉपिक दिया तो मैंने सोचा कि थोड़ा हम रिसर्च करते हैं, लोगों से मिलते हैं। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिला, फैकल्टी मेंबर्स से मिला, वेरिड फील्ड साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स, पॉलिटिशियंस, बहुत लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया। बस मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि व्हाट एग्जैक्टली कुड बी अ पर्पस ऑफ लाइफ। एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बहुत अच्छे गुलदस्ते को लेकर आया हूं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और ये सेशन खत्म होने के बाद आप अपनी जीवन का भी कुछ एक उद्देश्य है तो जरूर मेरे साथ शेयर करना, सो दैट वी आर ऑल्सो इक्वली एनलाइटेंड। सो विथ योर परमिशन वी स्टार्ट दिस टॉपिक ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ। मैं इसको थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करता हूं विद द चेयरपर्सन परमिशन। फ्रेंड्स, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू नेम 10 वर्ड्स एंड आई वांट यू टू रिमेंबर इट। कोई लिखेगा नहीं, ठीक है? इट्स अ वेरी सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट। मैं आपको 10 शब्द दूंगा और वो 10 शब्द आप उसको याद करने की कोशिश करना है। एम आई ओके? कैन आई स्टार्ट? सो ऑल द बेस्ट, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। नंबर 1, जर्नी। नंबर 1, जर्नी। नंबर 2, गार्डन। नंबर 3, song, गीत। Number 4, dance,
नृत्य. Number 5, prayer, प्रार्थना. Number 6, book, किताब. Number 7, challenge, चुनौती. Number 8, ड्रामा, नाटक. Number 9, मिरर, दर्पण. 10th, last but not the least, very very important, experience, अनुभव. अच्छा बताइए फ्रेंड्स, 10 में से कितनों को कितना याद है? थोड़ा शेयर करेंगे? हाँ हाँ बताइए. नंबर 1, 2, 3, 4, 5. ओके फाइन. अब मैं आई अंडरस्टैंड आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है. आई रियली अप्रिशिएट द ऑडियंस. लेकिन मैं आपको हेल्प करता हूँ. आई विल हेल्प यू टू रिमेंबर दिस 10 वर्ड्स वंस अगेन. सो माय गुड फ्रेंड अजय भाई विल हेल्प. नंबर 1, आप देखते रहना, जर्नी. ओके, दिस पिक्चर्स विल हेल्प यू टू टेक अ बेटर व्यू. नंबर 2, क्या है? गार्डन. नंबर 3, song. Number 4th, oh wonderful. 4th is dance. Number 5th, prayer. Number 6th, yes. Number 6 is book. Number 7th, challenge. Number 8th, drama. Number 9th, mirror. Number 10th, experience. Click once again. Yeah. ठीक है? अच्छा, अगर फिर भी अगर आपको ये 10 शब्द याद नहीं आ रहे तो I'll make it still easier for you. Okay? Now, again listen to me very carefully. So that's book. What's the next one? Prayer, dance. We are going in the reverse order, for your kind information. Journey. Okay? So now we'll go from here and we'll move on to that end. Now, कैसे ये 10 शब्द को याद करना है, बहुत ध्यान से सुनना. एक दिन हम सभी जर्नी के लिए निकले. जैसे जर्नी में गए तो हमने एक बहुत सुंदर गार्डन देखा. जब गार्डन में पहुंचे तो वहां लोग सिंगिंग कर रहे थे. हम भी पहुंचे तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, तो हम भी उनके साथ डांस भी करने लगे. और अचानक हमें दूर से एक प्रेयर सुनाई दी. लेट अस रिवाइंड द स्टोरी. कहां के लिए निकले? जर्नी. क्या देखा? फिर क्या वहां पे आपने देखा? सॉन्ग. आपने क्या किया? फिर अचानक क्या सुनाई दिया? प्रेयर. जैसे हम वहां पहुंचे तो उनको बहुत अच्छा लगा. उन्होंने हमें एक बुक दिया. जैसे हम बुक रीड करने लगे, इट वॉज अ वेरी ग्रेट चैलेंज, क्योंकि इट स्पोक अबाउट द इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा. सिर्फ ये जीवन की कहानी नहीं थी, इट वॉज इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा. और जैसे जैसे मैं वो किताब पढ़ने लगा तो इट एक्टेड एज अ मिरर, जहां मैं अपने आप को देखने लगा. मुझे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए और ये एक्सपीरियंस मैंने बहुत लोगों के साथ शेयर की. ठीक है, अभी फिर से रिवाइंड करते हैं. कहां से जा रहे थे? जर्नी. क्या देखा? फिर क्या किया? सॉन्ग. फिर प्रेयर. फिर बुक. नेक्स्ट ड्रामा. नेक्स्ट मिरर. लास्ट. ओके, आई जस्ट वंस अगेन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, challenge. 8, drama. 9, मिरर. 10. सभी अपना राइट हैंड ऐसे रखें. राइट हैंड. हाँ, अभी अपने पीठ को थपथपाओ. गुड मेमोरी. क्या मेमोरी हो गई है? आई रियली अप्रिशिएट दैट. ओके, अच्छा. नाउ व्हाई डिड वी अंडरस्टैंड दिस 10 वर्ड्स? एक्चुअली ना, जो मैंने बहुत लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, सब ने मुझे एक एक शब्द के साथ जोड़ा. राइट? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. द वेरी फर्स्ट वन, दे से फ्रेंड्स, लाइफ
is a very wonderful journey, not a destination. जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है, मंजिल नहीं. What is the purpose? The purpose of life is, can I enjoy this process of the journey? है ना? Suppose अगर मुझे दिल्ली से माउंट आबू आना है, right? तो ऐसा नहीं कि मैं जब माउंट आबू पहुंचूं तो ही मैं बहुत खुशी में रह सकता हूं. नो, हर स्टेप में कैन आई एंजॉय द जर्नी. मैं स्टेशन में पहुंचता हूं और अचानक मैं देखता हूं कि माय नेम इज देयर इन द वेटिंग लिस्ट. कैन आई एंजॉय दोस इमोशंस? अगर मैं कर सकता हूं तो लाइफ रियली बिकम सो वंडरफुल एंड ग्रेट. वैसे फ्रेंड्स, सोचने की बात यह है, स्थूल जर्नी तो हम सभी करते हैं, लेकिन कैन आई लुक लाइफ एट अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव? ये 3 डायमेंशनल वर्ल्ड से थोड़ा हम उठकर यात्रा कर सकते हैं क्या? और अगर उसका अनुभव करना है तो आप सभी ने अनुभव किया होगा, जब आप फ्लाइट में बैठते हो. जब आप फ्लाइट में बैठते हो तो उसके 3 बातें आप अनुभव कर सकते हो. एक तो आप जल्दी पहुंचते अपने मंजिल में. इफ आई वांट टू ट्रैवल फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, और अगर मेरे पास समय कम है तो यूजुअली वी टेक अ फ्लाइट. तो नंबर 1 एडवांटेज इज कि आप बहुत जल्दी पहुंचते हो. नंबर 2, जब आप फ्लाइट में बैठते हो और जब फ्लाइट बहुत ऊंचाई में चली जाती है ना, तो आप ऊपर से देखना तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स भी आपको छोटे छोटे नजर आएंगे. एंड तीसरा अनुभव आप करेंगे कि जब आप फ्लाइट में बैठे हैं, इट इज ट्रैवलिंग एट सच अ टेरिफिक वेलोसिटी, लेकिन आपको महसूस भी नहीं होगा कि आप ट्रैवल कर रहे हैं. आपको लगेगा कि जैसे आप फ्लाइट में एक स्थिर, है ना, स्टैग्नेंट पोजीशन में बैठे हो. आप सभी का यही अनुभव है? यस और नो? उसी तरह मेडिटेशन इज अ वेरी ब्यूटिफुल टेक्निक दैट टेक्स अस टू एन इटर्नल जर्नी. और जब आप उस जर्नी, जब 3 डायमेंशनल वर्ल्ड से हटकर आप उस जर्नी में जाने लगते हो, तो आप 3 बातों को महसूस करोगे. एक, आप अपनी मंजिल में बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे. इट विल इंक्रीज योर इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी. आपको जो लाइफ में चाहिए ऑटोमेटिकली आपको जल्दी जल्दी मिलने लगेगा. हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉपर्टी, नेम, फेम, जो आपको चाहिए, बट जल्दी मिलेगा. 1. नंबर 2, जब आप उस मेडिटेशन की उस जर्नी में जाते हो तो आप महसूस करोगे कि लाइफ की बड़ी बड़ी परिस्थितियां आपको बहुत छोटे छोटे नजर आएंगे. और तीसरी बात, जब आप वो जर्नी जाते हो तो इतना स्मूथ जर्नी होता है, बट एट द सेम टाइम यू आर ट्रैवलिंग एट अ टेरिफिक वेलोसिटी. जब प्लेन जब धरती पर टच करती है तब आप रियलाइज करते हो, माय गॉड, it was actually traveling at a good velocity, which is much less than compared to the skies. तो one of the purposes कि क्या मैं इस eternal journey meditation को सीख सकता हूं और उसको आप enjoy करिए. That is one of the purpose. Number 2, कहते हैं life is a very wonderful. Second object क्या था? Garden. Life is a garden. जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है. What should be the purpose? What should be the purpose? Can I spread the fragrance of the flowers? Can I spread the fragrance of the flowers? तो क्या करना है हमें? फ्रेंड्स, जीवन में कभी ना कभी आप प्रकृति के नजदीक जाइए. गो वेरी क्लोज टू नेचर, जहां ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, और वो प्रकृति के साथ नजदीक रहने की कोशिश कीजिए. और जब आप वहां पर रहते हो, आप महसूस करोगे द डीप साइलेंस. आप यहाँ पे ज्ञान सरोवर कॉम्प्लेक्स में आए हो, मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि सुबह 4:30, 5:30 बजे आप इस कैंपस के साइलेंस को ऑब्जर्व करना. हो सके तो थोड़ा उस तरफ जाना, कैंपस के बाहर नहीं जाना, लेकिन हमारे पास एक ऐसी जगह है, काफी जगह है, आप वहां पे जाके इस साइलेंस का अनुभव करो. और जितना आप प्रकृति के साइलेंस को अनुभव कर सकते हो, आप महसूस करेंगे कि लाइफ हैज गॉट अ वेरी डिफरेंट डायमेंशंस. अनफॉर्चुनेटली हम इतनी आवाज में आते हैं कि धीरे धीरे हम रियलिटी से बहुत दूर चले जाते हैं. सो गो क्लोज टू नेचर. और स्प्रेड द फ्रेग्रेंस क्या करना है? देखिए, नेचर के 2 शब्द दो मीनिंग होते हैं. एक तो नेचर इज प्रकृति, और दूसरा नेचर का अर्थ होता है हर एक व्यक्ति का नेचर. गुलदस्ता भी तभी अच्छा लगता है जब उसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं. उसी तरह ये जीवन भी एक बहुत सुंदर गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग नेचर हैं, अलग अलग वैल्यू सिस्टम है. कैन आई लुक एट द पॉजिटिविटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग and can I inculcate in my own life? And that is one of the very wonderful purpose. Spread the fragrance of this wonderful value system. Number 3 कौन सा है? Life is a song. Life is a song. तो क्या करना है? We have to sing it, है ना? Sing melodiously.
है ना, सिंग मेलोडियसली। द अदर डे आई वॉज इन बॉम्बे और मैंने एक बहुत सुंदर कंसर्ट में मुझे इनवाइट किया गया, दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3140। और जब मुझे वो प्रोग्राम में बुलाया गया तो मुझे बताया गया कि स्वामी भाई ये कंसर्ट यूनिक कंसर्ट है। मैंने कहा व्हाट इज सो यूनिक अबाउट इट? बोला इसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स जो गीत बजा रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, दे टोटली ब्लाइंड पीपल। एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, वो जो कुछ समय में उनके साथ बिताए, इट बिकेम अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी। It was a very wonderful, colorful show by those people who have never seen color in their life. लेकिन इतना सुंदर गीत उन्होंने गाया और मैं उनको देखकर यही महसूस कर रहा था कि ये जो लोग जिन्होंने दुनिया को देखा नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी भावना, इतनी अच्छी इमोशंस अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वी ह्यूमन बीइंग्स हर पल हर क्षण हमें गीत गाना चाहिए। फ्रेंड, मैं इस बात को मानता हूं कि हम लता मंगेशकर की तरह गीत नहीं गा सकते हैं, शायद वो आर्टिस्ट की तरह भी हम गीत नहीं गा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारे बोल तो मधुर हो सकते हैं ना। जब भी हम किसी से बातें करें तो कैन माई वर्ड्स बी वेरी स्वीट, मेलोडियस, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक स्लोगन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो हर दिन हम सुबह प्रातः मुरली क्लास के बाद रिपीट करते हैं, और हमारे जो सिस्टर इंचार्ज होते हैं, शी इज वेरी वेरी कॉन्शियस कि हर लोग बोलो, और वो है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोचकर बोलो। मैं आप एक और बार रिपीट करूंगा, आप मेरे साथ रिपीट करेंगे फ्रेंड्स? हाँ, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच के बोलो। राइट? यस, आवर वर्ड शुड बी वेरी वेरी स्वीट, सॉफ्ट, मेलोडियस। नेक्स्ट, लाइफ इज अ डांस। तो क्या करना है? लाइफ इज अ डांस, डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। उमंग उत्साह, है ना, दैट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। हम इतने उमंग उत्साह में रहे कि जो भी हमसे मिले उनको भी वो उमंग और उत्साह आए। आज साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जो होते हैं ना, जब वो रोबोट बनाते हैं तो 2 डिग्री फ्रीडम, 3 डिग्री फ्रीडम, 5 डिग्री फ्रीडम का जब वो रोबोट बनाते हैं, दे बिकम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। माय गॉड, आई हैव क्रिएटेड अ रोबोट विच इज 6 डिग्री फ्रीडम, 7 डिग्री फ्रीडम। फ्रेंड्स, ईश्वर ने हमको एक बहुत सुंदर ये गाड़ी दी है। ये कितनी डिग्री फ्रीडम में हम काम कर सकते हैं? 360 डिग्री। somebody was telling me infinite degree of freedom है। कितना infinite degree of freedom में हम काम कर सकते हैं, हम इसको यूज तो करें। Can I dance with joy and enthusiasm? जीवन के हर परिस्थिति में हम बहुत खुशी में रहे। और अक्सर करके हम अपने स्टूडेंट्स को एक बात बताते हैं कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो और जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, 10 questions and not even a single question you are able to attempt, at that moment also, if you are in a very happy state of condition, with joy, enthusiasm, smiling, believe me, आप जीवन की हर परीक्षा जरूर पास हो जाओगे। क्यों? क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर तो वह जिंदगी है, हार कर मुस्कुरा सकते हो अगर तो वह जिंदगी है। राइट? दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये डांस की बात आती है, कैन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डांस? हाँ, है ना भाई, डांस तो करना चाहिए, है ना। मैं आपको, डोंट वरी, मैं आपको एक बहुत सुंदर डांस सिखाता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज अ पीकॉक डांस। नाउ दीज are a set of exercises that has been devised by Dr. Girish Patel, a very famous psychiatrist from Mumbai, जिसको वो साइकोफिजिकल डायनामिक एक्सरसाइजेस कहते हैं। और उसमें सबसे अच्छा एक्सरसाइज तो मुझे ये लगता है पीकॉक एक्सरसाइज। तो मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा। कैन आई गेट अ स्टैंड? या, पीकॉक एक्सरसाइज, है ना, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सरसाइज। कैन आई गो देयर? ओके। आप बैठकर करना और बहुत एंजॉय करना और एकदम उमंग और उत्साह के साथ करना। ओके, ये एक्सरसाइज पहले देखना और फिर आप करेंगे। जैसे ना सुबह उठकर भी आप ये कर सकते हैं। जैसे पीकॉक जब डांस करता है ना, जब वो बहुत खुशी में होता है तो डांस करता है, तो ऐसे आप भी करना। वाह ईश्वर वाह। तो जब आप करोगे तो it actually pumps in a lot of oxygen to your lungs. At the same time, it gives a very wonderful suggestion to your mind.
तो वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरे फैमिली मेंबर्स वाह। ठीक है, सभी करेंगे? तो चलो बैठकर खुशी से करना है ना। और देख लो आजू बाजू किसी को नींद आ रही तो वो नींद भी चली जाएगी। ओके गुड। चलिए, है ना, चलो बैठेंगे और करेंगे। जैसे मैं बोलूंगा तो वही बोलकर भी आपको करना है। वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरे फैमिली मेंबर्स वाह, वाह मेरे किड्स वाह, वाह मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाह, वाह मेरे बॉस वाह। इसको 2 बार करना, वाह मेरे बॉस वाह। ये अगर आप कर लिए मतलब आपका इफेक्टिवनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ओके, अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, 1 मिनट। वाह साइंटिस्ट इंजीनियर्स वाह, वाह दिस सेमिनार वाह, वाह ज्ञान सरोवर वाह, वाह ईश्वर वाह, वाह वाह वाह। हाँ, अभी तालियां बजाइए। These kind of आप एक्सरसाइज करेंगे तो इट विल पंप इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, बहुत उमंग उत्साह में रहेंगे। नेक्स्ट क्या है? लाइफ इज अ प्रेयर। जीवन एक बहुत सुंदर प्रार्थना है। व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ अ लाइफ? कैन आई हैव फेथ इन दैट ऑलमाइटी गॉड? क्या हमें उस पर पूर्ण विश्वास है, निश्चय है? कहते हैं अगर भगवान एक दिन आपको जर्नी में लेकर जाए और आपका हाथ पकड़कर लेकर जाते हैं, बहुत ऊंची माउंटेन में लेकर जाते हैं और आपसे कहते हैं मीठे बच्चे छलांग मारो। अगर ईश्वर कहते हैं और अगर आपको ईश्वर पर पूरा विश्वास है ना, जंप इट। और अगर आपने जंप किया ना, 2 बातें हो सकती है। या तो ईश्वर आपको अपनी गोद में पकड़ लेंगे, नहीं तो ईश्वर आपको उड़ना सिखा देंगे। आइदर ही विल कैच यू इन योर आर्म्स और ही विल टीच यू हाउ टू फ्लाई। कैन आई हैव दैट अनकंडीशनल फेथ इन दैट ऑलमाइटी गॉड? छोटा बच्चा होता है ना, जब रोड क्रॉस करता है, जब अकेला होता है ना, तो डर जाता है। लेफ्ट देखेगा, राइट देखेगा, थोड़ा जाएगा और पीछे आ जाएगा। लेकिन जब उसके पापा उनके साथ होते तो क्या करता है? अपना हाथ पापा के हाथ में दे देता है, टोटली रिलैक्स्ड, रिलैक्स। छोटा बच्चा जब होता है ना, रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाता है ना, तो ही सो एक्साइटेड बाय सीइंग थिंग्स, वो भागेगा, पीछे पीछे उसकी मम्मी भी भागेगी। अचानक बच्चा जो होता है मम्मी से भटक जाता है। बच्चे की अवस्था क्या होगी? रोने लगेगा, चीखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, आंखों के सामने अंधकार हो जाएगा। उस भीड़ में वो अपनी मम्मी को ढूंढेगा। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जाती है वैसे उसका डर भी बढ़ता जाता है। अचानक दूर खड़े उसको अपनी मम्मी दिख जाते हैं जो उसको ढूंढ रहे होते हैं। 1 सेकंड में सारा स्ट्रेस खत्म। वो बच्चा दौड़ कर जाएगा, मम्मी से लिपट जाएगा, रोने लगेगा, खुशी के आंसू, क्योंकि उसने उस भीड़ में अपनी मम्मी को आइडेंटिफाई किया। उसी तरह अगर हमें स्ट्रेस होता है तो उसका एक कारण हो सकता है कि हमने अपने असली मम्मी डैडी को आइडेंटिफाई नहीं किया। शरीर के माता पिता तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस आत्मा के माता पिता कौन हैं वो हमने अभी तक नहीं समझा है। और जिस दिन हमने उस पिता परमात्मा को आइडेंटिफाई कर लिया, हमारा भी स्ट्रेस उसी तरह खत्म हो जाएगा जैसे उस छोटे से बच्चे का स्ट्रेस खत्म हुआ। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कल का सुबह जो मेडिटेशन का जो एक्सरसाइज प्रोग्राम है, सुबह का लेक्चर आप जरूर अटेंड कीजिए। जहां पे आज आपको आत्मा का परिचय मिला, कल आपको उस परमात्मा का परिचय मिलेगा। और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। कहते हैं 3 प्रकार के मत होते हैं। एक तो होता है मनमत, दूसरा होता है परमत, तीसरा होता है श्रीमत। अभी तक जो भी हमने जीवन जिए ना, ये मनमत और परमत से किए, और उसका एंड रिजल्ट क्या है? हम सभी अनुभवी हैं। अब अगर हो सके ना तो श्रीमत पर चलो। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, वो जो ईश्वर जो हमें मत देता है, अनकंडीशनल इफ आई फॉलो, believe me, he will take the responsibility of my well-being. Can I have that ultimate faith in that almighty God? That is one of the purpose of life. Next क्या है? Book. Life is a book. क्या करना है? What is the purpose? Read it. है ना? हाँ, मैं कुछ स्थूल किताबों की भी बात कहता हूँ। जीवन में एक लक्ष्य रखना है कि हमेशा अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहिए। Recently I was able to read a couple of books जो आपने भी पढ़ी होगी। मैं आपसे पूछता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव रेड दैट बुक बाय मिस्टर रॉबिन शर्मा, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी? कितनों ने पढ़ी? हाथ उठाइए। वेरी गुड। जितनों ने नहीं पढ़ी है जरूर पढ़ना।
द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। बस उस बुक में एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि जब आप बुक पढ़ना आरंभ करते हो, फिर जब तक वो खत्म नहीं करोगे आपको दूसरे काम में मन नहीं लगेगा। दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम विद दैट बुक, अदरवाइज इट्स सच अ वंडरफुल बुक। ऐसी किताबों के अलावा जब आप यहाँ पे ज्ञान सरोवर में आए हैं ना, ये जो किताबें जो मैंने जिक्र किया है, यस इट स्पीक्स अबाउट मोर ऑफ द 3 डायमेंशनल वर्ल्ड, लाइफ एक्सेट्रा। लेकिन अगर आपको हायर डायमेंशन पे जाना है तो मैं 3 किताबों को आपको मैं जिक्र करूंगा जो आपको हमारे यहाँ के लाइब्रेरी से अवेलेबल होगा। आप जरूर ये किताबें लेकर जाना और जरूर पढ़ना। नंबर 1 इज द इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, रिटन बाय आदरणीय जगदीश भाई जी। नंबर 2 जो हम सभी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को पढ़ना चाहिए, दैट इज साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। जरूर आप खरीदिए किताब, दूसरी किताब। तीसरी किताब जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दैट इज आदिदेव ब्रह्मा, जो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने कैसे प्रेरणा से उन्होंने ये बहुत वंडरफुल विजन बनाया, कैसे ईश्वर ने उनको विजन दिया और कैसे ये विद्यालय का कार्य चल रहा है, आप जरूर सीख सकते हैं। लाइफ इज अ बुक, अर्थात सिर्फ किताब पढ़ने की बात नहीं है। हमें हर एक व्यक्ति का जीवन भी एक बुक है। इट कुड बी अ बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। अगर आप सबके यहाँ पे अनुभव अगर आप शेयर करने लगे, इट वुड बिकम अ शास्त्र इन इटसेल्फ। दूसरों के अनुभव से हम सीखे, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ इज अ बुक, वी हैव टू रीड इट। नेक्स्ट क्या है? लाइफ इज अ चैलेंज। जीवन एक बहुत सुंदर चुनौती है, तो हमें क्या करना है? एक्सेप्ट एंड फेस इट विथ करेज। चुनौती को एक्सेप्ट करो, परिस्थितियां आएंगी। कैन आई एक्सेप्ट इट एंड कैन आई फेस इट विथ टोटल करेज एंड कन्विक्शन। एक बार मैं एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ रहा था विच रियली मोटिवेटेड मी, जहां पे एक रिपोर्टर को बच्चों के पेंटिंग कंपटीशन में बुलाया गया। जब वो वहां गए तो देखे छोटे छोटे बच्चे ना पेंटिंग कर रहे थे। जब सेकंड प्राइज का अनाउंसमेंट हुआ तो ये रिपोर्टर ने देखा कि एक 10 वर्ष के बच्चे को एक व्यक्ति स्टेज पर लेकर जा रहे हैं, और ये रिपोर्टर को लगा व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस बॉय। जब वो नीचे उतरे तो रिपोर्टर उसके पास जाकर पूछे एनी प्रॉब्लम विथ योर लेग्स। तो इस बच्चे ने कहा मैडम वन ऑफ माई लेग इज एम्प्यूटेड, बट आई एम वेरी सॉरी टू लिसन टू दिस, बट हाउ डिड दिस हैपन। बोले जेनेटिक डायबिटीज प्रॉब्लम, डॉक्टर्स ने कहा इसको एम्प्यूट करना पड़ेगा। तो रिपोर्टर ने पूछा कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन। तो उन्होंने कहा प्लीज गो अहेड। तो रिपोर्टर ने पूछा आपकी उम्र के बच्चे कितना खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, उनको देखकर आपको कैसे लगता है? और ये 10 वर्ष का बच्चा हु स्टेज इन मलाड मुंबई, उनका बहुत ब्यूटीफुल जवाब था मैडम इस संसार में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, और ये सारे प्रॉब्लम को सुधारने के लिए भगवान को बहुत दौड़ धूप करनी पड़ती होगी, और शायद भगवान को एक मजबूत पैर की जरूरत पड़ी होगी, इसलिए शायद भगवान ने मेरा एक पैर ले लिया है। कैन आई लर्न समथिंग फ्रॉम दिस 10-year-old बॉय। इसे इंग्लिश में एक बहुत अच्छा स्लोगन है, आई ऑलवेज कंप्लेन दैट आई हैड नो शूज until I saw a man who had no feet। मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं हैं, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। करेक्ट? मेरे लाइफ में भी अगर मुझे थोड़ी पॉजिटिविटी चाहिए होती ना, आई जस्ट गो एंड विजिट टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल इन मुंबई, और छोटे छोटे मैं बच्चों को ऑब्जर्व करता हूं फाइटिंग विद द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, लेकिन जीवन के प्रति इतना आस्था, इतना विश्वास। उन्होंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, क्योंकि विश्वास है उनको सुप्रीम सर्जन पर, विश्वास है उनको डॉक्टर्स पर, विश्वास है उनको मेडिसिन पर। और उनको देखकर मुझे प्रेरणा मिलती है, और मुझे ऐसा आवाज आता है, हे प्रोफेसर स्वामीनाथन, अगर ये छोटे बच्चे फाइटिंग विद द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर कैन एक्सेप्ट द चैलेंज एंड फेस इट, सर यू डोंट हैव अ लाइसेंस टू बी सैड इवन फॉर अ सिंगल सेकेंड। यू डोंट हैव अ लाइसेंस, एंड दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे किसी ने क्या खूब कहा है, मुश्किलें दिल के इरादे अजमाएंगे, ख्वाबों के पर्दे इरादों से हटाएंगे, गिरकर हौसला मत हारना मेरे दोस्त, गिरकर हौसला मत हारना मेरे दोस्त, क्योंकि यही ठोकरें हमें आगे बढ़ना सिखाएंगे, यही ठोकरें हमें आगे बढ़ना सिखाएंगे। यस इट्स अ चैलेंज। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट लाइफ इज अ वेरी वंडरफुल ड्रामा। तो क्या करना है? यस ब्रदर, प्ले द रोल ऑफ अ हीरो। ये बहुत सुंदर एक वंडरफुल नाटक है। Every one of us are playing roles, playing the role of a father, okay, maybe playing the role of a boss, playing the role of a son. हर एक व्यक्ति रोल प्ले कर रहा है। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो भी बहुत रोल कॉन्शियस होते हैं। 7 बजे जो होगा वो कहानी की किताब पढ़ रहा होगा, टीवी देख रहा होगा, और जैसे ही घंटी बजी वो छोटा बच्चा रियलाइज करता है 7 बजे घंटी बजी, मतलब पापा आ गए, कहानी की किताब बंद, टीवी स्विच ऑफ, और इमीडिएटली पढ़ाई की किताब चालू। बिकॉज इज कॉन्शियस।
कि जब पापा का एंट्री होता है, दिस इज नॉट द एक्टिंग दैट आई एम सपोज टू डू। तो किस प्रकार का एक्टिंग करना है? प्ले द रोल ऑफ अ हीरो। फ्रेंड्स, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत किरदार हैं जो इनिशियल स्टेज में विलन थे, बाद में हीरो बन गए। कौन कौन से किरदार हैं ऐसे? कौन कौन से हैं? प्राण है, और बताइए? शत्रुघ्न सिन्हा, और बताइए? हैं? परेश रावल। माय गॉड, दिस साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स हैव गॉट वेरी गुड जनरल नॉलेज हैं। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। माय गॉड, दे हैव गॉट अ बैंडविड्थ ऑफ नॉलेज। जब भी लोग बॉम्बे में आते हैं, है ना, फिल्म के सपने सजा कर आते हैं, सब लोग एक ही सपने सजा कर आते हैं, मुझे हीरो बनना है। कोई विलन बनने के लिए थोड़ी ना आता है। लेकिन जब उनको विलन का रोल मिला, दे डिड नॉट क्रिप अबाउट द रोल, क्या मैं हीरो बनने वाला था, कैसा का विलन बन गया। नहीं, दे प्लेड दैट रोल सो वंडरफुली कि धीरे धीरे डायरेक्टर की नजर उन पर पड़ गई, और कैसे वो देखो विलन से प्रमोट होकर उस डायरेक्टर, उस हीरो का रोल बजाने लगे। उसी तरह ये जो हमको सृष्टि रूपी नाटक में, नेवर कंपेयर योर रोल विथ अदर्स। मैं जो हूं, जैसा हूं, बहुत अच्छा हूं, दूसरे जो हैं जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। एक्सेप्ट द रोल एंड प्ले द रोल ऑफ अ हीरो। और दूसरों के रोल को भी अप्रिशिएट करना बहुत बहुत जरूरी है। प्लीज, वी हैव टू अप्रिशिएट अदर्स रोल ऑल्सो। 7 बजे जब हस्बैंड ऑफिस से घर वापस आए तो क्या देखा? वाइफ आराम से सोफा सेट में बैठी है, टेलीविजन ऑन है, पॉपकॉर्न खा रहे हैं। हस्बैंड वॉज वेरी सरप्राइज्ड। तो ड्राइंग रूम में देखा था, ड्राइंग रूम वॉज इन टोटल शैम्बल्स। वाइफ से आकर पूछा, व्हाट्स योर प्रॉब्लम टुडे? वाइफ ने कहा कुछ नहीं। फिर हस्बैंड बेडरूम में गए तो सुबह की वैसी अवस्था। फिर वाइफ से पूछा, बाबा टेल मी व्हाट्स योर प्रॉब्लम? कुछ नहीं। हस्बैंड किचन में गए तो सारे रात के भी बर्तन ऐसे ही पड़े। फिर वाइफ से पूछा, टेल मी यार व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तो वाइफ ने बहुत सुंदर जवाब दिया। वाइफ ने कहा, हर दिन जब आप शाम को 7 बजे ऑफिस से घर वापस आते हो, आप मुझसे एक स्टैंडर्ड डायलॉग बोलते हो। आपका डायलॉग होता है, सारा दिन घर में बैठकर आप करते क्या हो? आज मैंने कुछ नहीं किया। आई डिड नॉट डू एनीथिंग टुडे। हमको लगता है हम ही सुपर हीरो हैं, बाकी सब साइड एक्टर्स हैं। नो, everybody is playing a very wonderful role. Can I appreciate that role? That could be the purpose of a life. Next क्या है? Life is a mirror. जीवन एक बहुत सुंदर दर्पण है। पर्पस क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्ट एंड इंट्रोस्पेक्ट। बीच बीच में जीवन रूपी यात्रा में ना रुक कर देखो, कि रिफ्लेक्ट करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, मेरी लाइफ इज इट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट? Once I was taking a lecture for a very intellectual audience in the early part of 2007. बहुत इंटेलेक्चुअल्स, बहुत हाईली पढ़े लिखे थे। तो जब मैंने लेक्चर आरंभ किया तो उनके इमोशंस देख के मेरे को भी स्ट्रेस डेवलप हो गया। माय गॉड, बहुत सीरियसली बैठे। तो मैंने कहा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैंने कहा, यार थोड़ा अच्छे तरीके से बोलो ना, गुड मॉर्निंग, नो चेंज इन द इमोशंस। ओके, मैंने कहा फाइन। तो आई थॉट कि यार अगर ऐसा होगा तो मेरे को इतना स्ट्रेस हो जाएगा कि मैं सब भूल जाऊंगा। तो मैंने कहा, ओके फ्रेंड्स, लेट मी विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। कोई इमोशंस नहीं। आई एम सो हैप्पी कि आपके इमोशंस बहुत अच्छे हैं, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। मैंने उस ऑडियंस से पूछा, कहा हैप्पी न्यू ईयर? नो इमोशंस। मैंने कहा, बाबा आई एम विशिंग यू हैप्पी न्यू ईयर, प्लीज रिफ्लेक्ट बैक ना। तो किसी ने कहा, हैप्पी न्यू ईयर सर। मैंने कहा, यार हैप्पी न्यू ईयर विश करते हो, थोड़ा खुशी से करो ना, है ना। अच्छा, मैंने कहा, ओके लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन फ्रेंड्स। जब एक नया साल स्टार्ट होता है ना, तो हम बहुत लोगों को हैप्पी न्यू ईयर के मैसेजेस भेजते हैं, एसएमएस भेजते हैं, ईमेल करते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स करते हैं, सबको भेजते रहते हैं। करते हैं क्या? तो ऑडियंस ने कहा, यस। मैंने कहा, पिछले साल भी जब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर था तब भी आपने किया था, यस और नो? बोला यस। मैंने कहा, ओके 365 दिन गए, रिफ्लेक्ट ऑन ऑल 365 डेज एंड कैन यू टेल मी योर हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? बाप रे, मैंने देखा जैसे ही मैंने क्वेश्चन बोला तो उनके चेहरे में ज्यादा स्ट्रेस हो गया। मैंने कहा, यार 365 दिन गए, एक तो हैप्पी मोमेंट होना चाहिए ना। नो आंसर। तो आई स्टार्टेड पुटिंग अ लॉट ऑफ अनड्यू प्रेशर। इतने सारे लोग बैठे, एक तो हैप्पी मोमेंट होगा ना? नो आंसर। मैंने कहा, ऐसा नहीं कहो ना यार, एक तो हैप्पी मोमेंट होगा। तो एक भाई साहब खड़े होकर कहे, यस आई हैड अ हैप्पी मोमेंट। मैंने कहा, प्लीज गो अहेड। बोला, जिस दिन मैंने गाड़ी खरीदी थी। मैंने कहा, अरे खुशी की बात है, थोड़ा अच्छे से बोलो ना। बोला, सर कोई ज्यादा खास खुशी नहीं हुई, क्योंकि गाड़ी जो सेकंड हैंड थी, इससे ज्यादा खुशी नहीं हुई। मैंने कहा, अच्छा ओके होल्ड ऑन, मतलब नई गाड़ी खरीदते तो ज्यादा खुशी होती? बोला, सर ये कोई पूछने की बात है? मैंने कहा, ओके आई विल गिव यू एन ऑप्शन। ये जो रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां चलती है, कैन यू गेस व्हाट इज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट व्हीकल? कौन सी होगी सबसे कॉस्टली गाड़ी? स्थूल गाड़ी की बात कर रहा हूं। कौन सी स्थूल गाड़ी? तो उन्होंने कहा, मर्सिडीज बेंज। मैंने कहा, ओके आई टेक इट अप, कितनी कॉस्ट होगी? ही टोल्ड मी अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़। मैंने कहा, देखो ये जो गाड़ियां होती है ना,
लाइक मर्सिडीज बेंज, रोल्स रॉयस, फेरारी, ये कस्टमाइज गाड़ी होती है। मारुति 800 की तरह मास प्रोडक्शन नहीं होता है। आपके पास जितना धन है उसके हिसाब से वो आपको गाड़ी बनाकर देते हैं। मैंने कहा अगर आप ये मर्सिडीज बेंज खरीदते तो खुशी होती है? बोला सर ये कोई पूछने की बात, आई विल बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैंने कहा ग्रेट। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ईश्वर ने हमको भी एक बहुत सुंदर मर्सिडीज बेंज दी है, ये जो शरीर। कैन यू गेस व्हाट इज द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ दिस वंडरफुल मशीन? तो उन्होंने इमीडिएटली जवाब दिया, नहीं सर इसका कॉस्टिंग नहीं कर सकते, बहुमूल्य है, अमूल्य है, प्रेशियस है। मैंने कहा फाइन, बट अमेरिका में इसका रिसर्च किया गया। दे ट्राई टू फाइंड आउट द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ दिस वंडरफुल मशीन। कैसे? सपोज किसी व्यक्ति के आंखों में प्रॉब्लम है, यू गो टू एन आई स्पेशलिस्ट। हार्ट में प्रॉब्लम तो हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी में प्रॉब्लम तो किडनी स्पेशलिस्ट। सारी कॉस्टिंग की गई। एंड यू नो व्हाट इज द वैल्यू? एंड आई कोट डॉक्टर गुप्ता हु टोल्ड मी दिस फिगर। और जिस दिन उन्होंने ये मुझे फिगर बताया, वाज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब उन्होंने कहा प्रोफेसर द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ दिस वंडरफुल मशीन इज अप्रॉक्सीमेटली 220 करोड़, 220 करोड़ की ये वंडरफुल ईश्वर ने गाड़ी दी है। भाई तालियां तो बजाइए। रिसेंटली आई वाज इनवाइटेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ काठमांडू, तो सारे फैकल्टी मेंबर्स को मैं लेक्चर ले रहा था। जब मैंने कहा ये शरीर की इकोनॉमिक कॉस्ट 220 करोड़ है, तो एक प्रोफेसर खड़े होकर कहते सर आई नीड अ क्लैरिफिकेशन। मैंने कहा गो अहेड, व्हाट क्लैरिफिकेशन डू यू वांट? बोला सर ये 220 करोड़ जो आपने बोला वो इंडियन रुपीस है या नेपाली करेंसी है? मैंने कहा क्या बात? मैंने कहा इंडियन रुपीस है। तो इमीडिएटली स्टार्टेड कैलकुलेटिंग और इमीडिएटली कहा सर नेपाली करेंसी में इट कम्स डाउन टू 352 करोड़ सर, मोर कॉस्टली इन नेपाल, आई शुड बी मोर हैप्पी इन नेपाल। मैंने कहा नेचुरली यार। यस। तो फ्रेंड्स ना, जीवन में ऐसे बहुत अच्छे अच्छे हैप्पी इंसिडेंट्स आते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। रिफ्लेक्ट करो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि ईश्वर ने हमको इतना अच्छा जीवन दिया है, हर पल हर क्षण हम इसको जरूर जरूर एंजॉय करना है। लास्ट क्या है? लाइफ इज एन एक्सपीरियंस। जीवन एक बहुत सुंदर अनुभव है। शेयर इट विथ अदर्स, दूसरों के साथ शेयर करो। एंड रिसेंटली मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि हमको ये अच्छे एक्सपीरियंस क्यों नहीं होते हैं। अगर आपको अच्छे एक्सपीरियंस करना है ना, तो डू समथिंग फॉर एनीवन अनकंडीशनली, विदाउट एनी कंडीशंस। अगर आपको सचमुच वो सुख और शांति, वो हैप्पीनेस, वो ब्लिस चाहिए ना, तो इस समाज के लिए कुछ एक करो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, रात को हमको इतनी गहरी नींद आएगी कि कुछ पूछो मत। एंड वन ऑफ द एक्सपीरियंस व्हिच आई वुड रियली लव टू शेयर is the experience of our honorable president, His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam ji. Dr. Kalam was recently went to a foreign tour, और पेपर्स में बहुत क्लियरली लिखा था, जब वो ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे तो एक स्टूडेंट ने पूछा सर व्हाट इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? तो डॉक्टर कलाम इन टर्न आस्क्ड द ऑडियंस कैन यू गेस व्हाट कुड बी माय हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ? और ये बहुत क्लियरली हेडलाइंस में पेपर्स बॉम्बे में आया हुआ था। तो कुछ लोगों ने कहा था द डे द त्रिशूल, नाग, मिसाइल, PSLV, ASLV was launched। मैंने कहा फाइन, बट एनी अदर दिस वन? बोला सर द डे यू वर गिवन द भारत रत्न अवार्ड। बोला फाइन, बट देन दैट वाज नॉट द मोस्ट ब्लिसफुल मोमेंट, एनी अदर आंसर्स? बोला सर द डे यू वर नॉमिनेटेड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। बोला फाइन, बट दैट वाज नॉट द हैप्पीएस्ट मोमेंट। फिर बच्चों ने पूछा टेल मी सर आपका हैप्पीएस्ट इंसिडेंट क्या है? और डॉक्टर कलाम्स क्लासिक आंसर वाज, व्हिच वाज पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स, द डे DRDO was able to develop lightweight stretchers for polio patients। और डॉक्टर कलाम अपना अनुभव लिखते हैं कि इनिशियली जब वो स्ट्रेचर्स जो पोलियो पेशेंट्स यूज कर रहे थे, इट वाज वेरी वेरी हैवी और बच्चों को बहुत तकलीफ हो रहा था। सो दे हैड अ प्रोजेक्ट वेयर दे ट्राई टू ब्रिंग डाउन द वेट ऑफ द स्ट्रेचर्स। और डॉक्टर कलाम अपना अनुभव लिखते हैं कि जब वी ड्रास्टिकली रिड्यूस द वेट ऑफ द स्ट्रेचर्स, अप्रॉक्सीमेटली नाउ इट्स अराउंड 300 to 400 grams। और डॉक्टर कलाम कहते हैं जिस दिन हमने वो टेस्ट ट्रायल कर रहे थे, बहुत सारे पोलियो पेशेंट्स को बुलाया और जब बच्चों को ये स्ट्रेचर्स दिए और जब बच्चे पहनकर भागने लगे, खेलने लगे, दौड़ने लगे, तो डॉक्टर कलाम कहते हैं मैंने उनको पेरेंट्स को देखा और बहुत पेरेंट्स के चेहरे में आंसू आ गए थे। दे वर इन टोटल टीयर्स। और वो जो टीयर्स जो मैंने देखा, दैट वाज माय मोस्ट हैप्पीएस्ट, मोस्ट ब्लिसफुल मोमेंट ऑफ माय लाइफ। करेक्ट? And that is what is very, very important. Life is an experience. Go ahead. I'll just take another 5 to 7 minutes. Life is not just a gap between birth and death. अब मैं आपको रियल लाइफ का पर्पस बताता हूं। फ्रेंड्स, ये जीवन सिर्फ जन्म और मरण के बीच का समय नहीं है। कैन आई लुक दिस लाइफ ऑन अ बॉर्डर पर्सपेक्टिव?
on a wider canvas. तो क्या है life? Now this is what I wanted to tell you. It's a very beautiful eternal journey जो ईश्वर आकर हमको समझाते हैं. और believe me my dear friends, इसका ज्ञान आप जरूर सीखना और समझना. ये जीवन एक 4 युगों को दर्शाता है. सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग. अभी कौन सा युग चल रहा है? यस, कलयुग चल रहा है. और ये प्रकृति का नियम है कि हर रात के बाद दिन जरूर आता है. तो कलयुग के बाद एक नया सवेरा जरूर आएगा. दैट्स अ लॉ ऑफ नेचर. देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड्स. देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द डार्क टनल. हर रात के बाद दिन जरूर आता है. तो अगर एक काला युग है तो एक नया सवेरा जरूर आएगा. और हमने कितने ऐसे पार्ट बजाए हैं. इट्स अ साइकिल, बिकॉज टाइम इज साइक्लिक. तो इस तरीके से चक्र घुमाते रहते हैं जो आप रियल ये यहां पर ये ज्ञान सीख कर जाएंगे, समझ कर जाएंगे. अब मैं आपको रियल बताता हूं. थोड़ा सा मैं आपको उस जर्नी में लेकर जाता हूं. एक समय था सतयुग एंड त्रेता युग, विच वॉज अप्रॉक्सिमेटली 2500 years. और बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, उस समय मालूम क्या था? उस इटर्नल जर्नी हमारी स्टार्ट होती है. इट वॉज अ ब्यूटिफुल गार्डन जहां पे हम डांस करेंगे, बहुत सिंगिंग करेंगे. एक ऐसी सुंदर दुनिया थी. आप वापस जाकर ना स्टूडेंट्स को एक खुशखबरी देना और कहना वहां पे एग्जाम्स भी नहीं होंगे और पढ़ाई भी इतनी स्ट्रेसफुल नहीं होगी जितनी आज होती है. क्योंकि आजकल मम्मी डैडी को सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है बच्चों की पढ़ाई को लेकर. बट वहां पे डांस सिंगिंग होगा. सतयुग और त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग, जहां पे हम सोल कॉन्शियस से शिफ्ट होकर बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हैं. और वहां पे जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तो धीरे धीरे ईश्वर को याद करते हैं. और जो सारा भक्ति हम जो करते हैं, इट एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम द्वापर युग. तो वहां से प्रेयर स्टार्ट हुए, वहां से अलग अलग शास्त्र लिखे गए. इट वॉज ऑल अबाउट बुक्स. फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं एंड वी रीच कलयुग, जो आज हमारे यहां देख रहे हैं. एंड कलयुग में एवरी मिनट इज अ चैलेंज. इट्स अ चैलेंज फॉर अस. अब व्हाट इज द नेक्स्ट? और ऐसे कलयुग के अंत का समय पर स्वयं परमात्मा ये धरती पर आते हैं और एक बहुत वंडरफुल युग, अ ट्रांजिशन युग का समाचार हमको देते हैं. दैट्स द नेक्स्ट युग विच इज कॉल्ड ए संगम युग. एक कलयुग और सतयुग का जो बीच का समय है वो है संगम युग, जहां पर ईश्वर आकर एक बहुत सुंदर ये ज्ञान बताते हैं. दैट इज द इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा. ये 5000 वर्ष का ड्रामा कैसे ऊबहू रिपीट होता है. हाउ टाइम इज साइक्लिक. एंड बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, ये विद्यालय में ऑन अ साइंटिफिक बेसिस भी इसका बहुत बहुत रिसर्च किया गया है. आप हमारे साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग में भी जा सकते हैं. और अगर हो सके तो हमारा जो वहां पे एकेडमी बनी हुई है, वहां रूम नंबर 13 विच इज कॉल्ड एज स्पार्क स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर, वहां पर भी आप जाइए. आपको इसका साइंटिफिक बेसिस, लॉजिकल बेसिस, रैशनल बेसिस भी बताया जाएगा. ये इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा. और यहाँ पे परमात्मा का क्या कहते हैं? वो कहते हैं बच्चे, लाइफ इज अ वेरी ब्यूटिफुल मिरर. चेक करो और चेंज करो. और अगर हमें एक नई दुनिया में जाना है तो अपने आप को चेंज करना है, सो दैट वी बिकम एलिजिबल टू गो टू दैट ब्यूटिफुल वर्ल्ड विच इज कॉल्ड एज सतयुग. लास्ट स्लाइड. कहते हैं फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस इज लाइफ. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? वेरी वंडरफुल. कहते हैं शेयरिंग एक्सपीरियंस इज द पर्पस ऑफ लाइफ. जीवन एक बहुत सुंदर अनुभव है और ये अनुभव सबके साथ शेयर करना, ये हमारा पर्पस ऑफ लाइफ होता है. और ईश्वर ने हर बीकेस को ये बहुत क्लियर कट ये एक श्रीमत दी है कि बच्चे, बाप का परिचय सबको दो और ये खुशखबरी सबको दो कि ईश्वर ये धरती पर आ चुके हैं और वो एक नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हैं. तो फ्रेंड्स, इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज टू ऑल ऑफ यू कि दुनिया चेंज होगी और अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड इज गोइंग टू कम. नाउ व्हाट शुड बी द एक्शन प्लान? 2 बातें मैं बस आपको बताऊंगा विच रिसेंटली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने हर एक इंडियन को करने को कहा है. नंबर 1 इज ईच वन टीच वन. क्या टीचिंग करना है? स्थूल नॉलेज इंफॉर्मेशन तो सभी को है, लेकिन कैन वी टीच पीपल द हायर डायमेंशंस ऑफ लाइफ? नंबर 1 ईच वन टीच वन. और नंबर 2 क्या है? डॉक्टर कलाम ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, ईच वन सो अ सैपलिंग. एक वृक्ष, एक छोटा सा पेड़ जरूर जरूर लगाना. ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करते हैं, बहुत डिस्कशंस होते हैं. बट एज एन इंडिविजुअल व्हाट एम आई डूइंग? तो मैं आपको एक सिंपल हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आपके बर्थडे के दिन या आप अपने बच्चों के बर्थडे के दिन उनको किसी गार्डन में लेके जाना विच इज वेरी वेल मेंटेन्ड,
और अपने बच्चे से एक छोटा सा सैपलिंग ज़रूर लगाना, क्योंकि जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाएगा वैसे वो पेड़ भी बड़ा होता जाएगा और बहुतों को छाया देगा। इट विल गिव अ लॉट ऑफ फ्रूट्स और नेचुरली आपके बच्चे को बहुत बहुत दुआएं मिलेंगी। एंड में मैं एक छोटी सी बात बताकर एंड करूंगा। ना जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, ना जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए, ना जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, ना जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए। हे खुदा मेरे दोस्त, मुझे उस दिन का इंतजार है जब ये जीवन आपके काम आ जाए, जब ये जीवन आपके काम आ जाए। आप सभी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स। ओम शांति। हैव अ वेरी वंडरफुल नाइस डे एट ज्ञान सरोवर। ओम शांति। Thank you very much, Swaminathan Bhai, for your wonderful talk. And you spoke about the purposes of life in a very beautiful way and entertaining way as well. अभी मैं निवेदन करने जा रही हूँ ब्रह्म कुमारी ज्योति बहन से कि अभी हमें उस एक्सपीरियंस के ओर लेके जाए जो स्वामीनाथन भाई अभी कह रहे थे। वैसे कह रहे थे कि लाइफ इज अ प्रेयर, वी नीड टू हैव फेथ इन गॉड। तो कैसे हम उस परमपिता परमात्मा के प्रति फेथ और ट्रस्ट डेवलप करके उनको याद करें, हमें सिखाएंगे अभी ज्योति बहन। ज्योति बहन पानीपत से हैं और बचपन से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं और पिछले 12 साल से पानीपत के ब्रह्म कुमारी आश्रम में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बहुत सारे कंपनी, स्कूल्स, बैंक्स और बहुत सारे संस्थाओं में जाकर के राजयोग प्रशिक्षण भी देते हैं और मैनेजमेंट कोर्सेस भी देते आए हैं। अभी मैं निवेदन करती हूँ ब्रह्म कुमारी ज्योति बहन। ओम शांति। सर्वशक्तिवान परम पिता शिव परमात्मा, मंच पर उपस्थित अनुभवी वक्तागण एवं आप सभी इस कार्यक्रम में आए हुए शांति प्रिय, अध्यात्म प्रिय आत्माएं, अभी हम सुन रहे थे स्वामीनाथन जी से कि जब हम फ्लाइट पर जर्नी करते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। विशेषकर 3 बातें जो आपने बताई कि एक तो हमारी मंजिल जल्दी आ जाती है और दूसरा जो नीचे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वो छोटी सी दिखाई पड़ती हैं। लेकिन कब? जब फ्लाइट पे जर्नी करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इस दुनिया से ऊपर होता है। आपने ये भी बताया कि जब नीचे हम ट्रेन में जाते हैं, वेटिंग लिस्ट में नाम आता है या ट्रेन लेट हो जाती है तो हमारे इमोशंस कैसे रहते हैं। लेकिन आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वह है राजयोग। राजयोग जो अंतर की यात्रा है, इंटरनली यात्रा जिसको कहते हैं, जिसमें हमारा मन प्रभु की ओर लगाना होता है और जब हमारा मन प्रभु की ओर लग जाता है तो हमारी वो मंजिल जिसे हम दिल से चाहते हैं वो हमारे पास शीघ्र ही पहुंचती है। और दूसरी बात, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की बात की जा रही थी, आने वाली बड़ी बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम इजी वे में फेस कर लेते हैं। ये हमें राजयोग से फ़ायदे होते हैं। लेकिन राजयोग प्राचीन योग है, सहज योग है, प्रभु मिलन का नाम योग है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसका अभ्यास करते हुए हर एक की ये कंप्लेन रहती है, क्या करें, सब काम हो जाते हैं लेकिन प्रभु की याद में मन नहीं टिकता। उस मन को प्रभु की याद में कैसे टिकाया जाए? काफ़ी कोशिश करते हैं, सुबह शाम प्रेयर करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रेयर करने बैठते हैं तो और बातें याद आती हैं। सबसे बड़ा रीज़न यह है, ये क्यों होता है? कभी हमने इसका कारण शायद ही सोचा हो, और जो लोग सोचते हैं उन्हें भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ऐसे क्यों। विशेषकर इसके 3 कारण होते हैं जो हमारा मन प्रभु में नहीं लगता है। सबसे पहला कारण, हमें स्वयं की ही पहचान नहीं है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किस लिए आना है। खैर, इन 2 दिनों में आपको काफ़ी कुछ मालूम हो गया होगा कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं। दूसरा कारण जो रहता है वो परमात्मा की पहचान, कि जिसका हम ध्यान करने बैठे हैं आखिर वो कौन है, कहाँ है, कैसा है, हमें उसका भी मालूम नहीं है। तीसरी बात कि जिसका हम ध्यान करने बैठे हैं उसके साथ मेरा जिगरी स्नेह है
या उसमें मेरी काफ़ी सारी कंडीशंस रहती हैं। मैं प्रभु को इसीलिए याद करता हूँ कि मेरे को डर बहुत लगता है, मेरा डर दूर हो जाए। मैं प्रभु को इसलिए याद करता हूँ कि मैंने फलानी चीज़ को प्राप्त करना है, इसलिए उसके आगे जाके हाथ जोड़ता हूँ। तो इसको हम जिगरी स्नेह नहीं कहते हैं। तो ये 3 ही कारण हैं जो हमारे मन को उस ईश्वर की ओर लगने नहीं देते हैं। तो सबसे पहले हमें स्वयं को जानना होगा कि हम ये देह नहीं, लेकिन देह को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा है, जो इस शरीर के अंदर विद्यमान है। आत्मा इस शरीर के द्वारा ही कार्य करती है, और यदि हम अपने को आत्मा समझते हैं तो परमात्मा की ओर ध्यान लगाना सहज हो जाता है, क्योंकि आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान है, जो निराकार ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिवान इस देह और देह की दुनिया से पार परम धाम जिसको हम कहते हैं, जहाँ से आत्माएं आई हैं, वहाँ पर परम पिता परमात्मा रहते हैं। अगर उनकी यथार्थ पहचान हमें हो जाती है तो ये बात हमारे ध्यान में सोने से सुहागे जैसा काम करती है। और तीसरी बात, जब हम एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं तो परमात्मा के साथ हमारा पिता का संबंध है, और पिता जिसके पास बहुत कुछ है, सर्व शक्तियाँ हैं, सर्व गुण है, और बच्चा अपने बाप की प्रॉपर्टी का अधिकारी हो ही जाता है। लेकिन कब? जब वो उसको पहचान लेता है। तो जब हम परमात्मा को अच्छी तरह से पहचान करके याद करते हैं तो हमारा मन बहुत अच्छे तरीके से लग जाता है। जब हम ध्यान लगाने बैठते हैं तो हम अपने आप को देह ना समझे, आत्मा समझे। बहुत पक्का हो चुका है हमें ये देह अभिमान, तोड़ने से भी नहीं टूटता है। काफ़ी कोशिश करते हैं मैं आत्मा हूँ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं बहन जी ये सोचने से क्या हो जाएगा, मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ। ऐसे सोचने तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, ऐसा सोचने से नहीं होता है, मैं मानती हूँ। लेकिन सोचने के साथ साथ आप इसको दृश्य में ले आइए, जैसा चिंतन वैसा दर्शन कीजिए, तो आपको केवल फ़ायदा ही नहीं होगा, आपके हाथ में एक ऐसा अनुभव आएगा कि आप हर मोड़ में इस अनुभव का अनुभव करके अपने जीवन को खुशहाल अनुभव करेंगे। जो बातें अभी पूर्व वक्ता सुना रहे थे, आप बहुत खुशी मूड में थे, बहुत खुश मूड में थे, सबके चेहरे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन ये खुशी सदा बनी रहे उसके लिए आपको राजयोग का अभ्यास ही काम आएगा, क्योंकि राजयोग की शक्ति जो है वो आत्मा का शक्ति जो है उसको बढ़ा देती है। आत्मा के अंदर ऐसी पावर आ जाती है कि वो हर बात को अच्छे से फेस कर लेती है। तो हमेशा वो अपने जीवन को यात्रा भी समझती है, खुश भी रहती है, उमंग उत्साह भी कम नहीं होने देती, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप की हम उंगली पकड़े रहते हैं, उसका हाथ पकड़े रहते हैं, और हमें मालूम होता है कि भरी भीड़ में मुझे मेरा पिता, मुझे मेरा ईश्वर मिल गया है, जो सर्व समस्याओं से पार ले जाने वाला है। तो अभी हम कुछ क्षणों के लिए उस प्यारे प्रभु को याद करेंगे, लेकिन आप सबके अंदर एक बात ये ध्यान में रहे कि हमें कुछ क्षणों के लिए अपने आप को इस देह से डिटैच कर खुद को आत्मा ज़रूर समझना है। और जैसा जैसा मैं आपको विचार देती जाऊंगी उसका आपने दर्शन भी करना है और चिंतन भी करना है। दूसरी बात, अगर आपके मन में कोई और विचार आता है, वैसे तो आप इस स्थान पर बैठे हैं कि जहां बाहर का कोई भी विचार आप पर अटैक नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर हैं कि नेगेटिविटी और वेस्टेज हमारे अंदर इतना घर कर गई है कि हम कहीं भी बैठते हैं तो वो अचानक अटैक करती है और हम उसी में ही उलझ जाते हैं। तो कोई भी आपको ऐसा वैसा विचार आए तो उसके साथ कंप्रोमाइज़ करना, उसमें खो नहीं जाना, कंप्रोमाइज़ करना और उसको कहना कि देखो अभी मैं कुछ क्षणों के लिए ईश्वर के ध्यान में बैठा हूँ, मैं तेरे विषय में थोड़ी देर में सोचूंगा। जब आप उसके साथ ऐसा कंप्रोमाइज़ कर लेंगे तो आपका ध्यान पुनः उस प्रभु की ओर एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी अपने विचारों के साथ संघर्ष ना करे। तो अभी हम कुछ क्षणों के लिए यहाँ बैठेंगे, आप बिल्कुल सीधा होकर के बैठ सकते हैं, आंखें खुली रहेंगी आपकी, कमर बिल्कुल सीधी हो, हाथों की पोजीशन ऐसे हो आपका थंब थंब से मिले। जैसा जैसा मैं विचार देती जाऊं आप चिंतन और दर्शन करेंगे।
कोई भी बोलेगा नहीं, मन ही मन उसका चिंतन करेंगे। मन ही मन स्वयं से पूछिए, मैं कौन हूँ? पुनः पूछिए, अपने आप से पूछिए, खुद का नाम लेकर के पूछिए, मैं कौन हूँ? आपके अंदर से जवाब आएगा, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। फिर से अपने आप को जरा पूछ लीजिए कि ये सत्य है कि पढ़ाए हुए पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्या सच में मैं आत्मा हूँ? जी हाँ, अंदर से जवाब आएगा, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा शरीर रूपी वस्त्र लेकर सृष्टि रूपी नाटकशाला पर अपना हीरो पार्ट प्ले कर रहा हूँ। मैं आत्मा ही तो हूँ जो आंखों से देखती हूँ, कानों से सुनती हूँ, मुख से बोलती हूँ। आत्मा निकल जाने के बाद ये शरीर क्या है? डेड बॉडी, मुर्दा। जब तक मैं आत्मा इसमें हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, वैल्यूएबल पर्सन हूँ और हर कार्य करने की क्षमता रखता हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मुझ आत्मा का निजी गुण है। मुझ आत्मा का अपना घर, असली घर इस देह और देह की दुनिया से दूर, आकाश तारागण से भी पार, जिसे छठा महातत्व कहा गया है, वो ब्रह्म लोक है, शांति धाम है। अपने मन के विचारों के द्वारा इस देह और देह की दुनिया से पार, आकाश तारागण से पार शांति धाम में पहुंच जाए, जहाँ चारों ओर लाल प्रकाश ही प्रकाश है, स्वतंत्र शांति ही शांति है। आप फील कीजिए शांति धाम में आप आत्मा, शांति दाता, निराकार ज्योति बिंदु शिव परमात्मा के सानिध्य में है। परम पिता शिव परमात्मा की शांति की किरणें मुझ आत्मा को शांति से भरपूर कर रही है। वाह, क्या शांति है! कैसा अनोखा अनुभव है! चारों ओर शांति ही शांति है। मैं आत्मा
शांति दाता शिव पिता से ये प्रॉमिस करता हूँ, शांति दाता मैं शांत स्वरूप आत्मा शांत रहूंगी और अन्य आत्माओं को भी शांति का दान अवश्य दूंगी। ऐसा प्रॉमिस करते हुए पुनः आप अपने स्थान पर आ जाएं और अपने आप को ये याद दिला दें, आप देह नहीं लेकिन इस देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है और आत्मा का स्वधर्म शांति है। आत्मा का पिता शांति का दाता है, इसलिए मुझे शांत रहना है, हर कार्य शांति से करना है। ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले मेरा सभी को सादर नमस्कार। मंच पर बैठे स्वामीनाथन जी, बहन सुमन जी, बहन ज्योति जी, उपस्थित देवियों, सज्जनों एवं प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वामीनाथन जी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इतना सुंदर डिस्कोर्स आज दिया, पावर ऑफ पर्पज ऑफ लाइफ। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर एंड गिव ए बिग क्लैप फॉर हिम। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि जरा जोर से ताली बजाइए, क्योंकि ताली बजाने में कुछ खर्चा नहीं होता है, ताली बजाने, जोर से ताली बजाने में कुछ लाभ ही मिलता है। बहन सुमन जी के लिए भी और बहन ज्योति जी के लिए भी मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, ताली बजाइए। स्वामीनाथन जी ने जो हम लोगों की लाइफ है, मैं तो आज तक जानता था कि केवल 8 पावर्स हैं। दुर्गा जी को आप लोग जानते हैं, 8 हाथ हैं, सभी एक शक्ति का प्रतीक हैं, लेकिन इन्होंने 2 पावर को और आज हम लोगों को सिखाया और बताया कि 10 पावर होते हैं। ये हम लोगों के लिए एक सीख का विषय है। हम लोगों को जर्नी से लेकर के एक्सपीरियंस तक के बारे में बताया, लाइफ की वैल्यूज क्या हैं, लाइफ को कैसे जिया जाए, विभिन्न स्टेज से कैसे पास किया जाए। अगर आप लोगों ने कुछ आर्टिकल्स ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पढ़ा होगा तो लाइफ कंटेंस ऑफ द 4 वर्ड्स ओनली, और ये बोला गया है हाफ ऑफ द लाइफ इज इफ। हम केवल किंतु परंतु में लगे रहते हैं, एंड 3/4 ऑफ द लाइफ इज लाई। मिथ्या पर हम लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन लाइफ को जीने का अपना तरीका होता है। हर कोई विभिन्न ढंग से जीता है, विभिन्न परिस्थितियों का सामना करता है। स्वामीनाथन जी के अच्छे डिस्कोर्स के बाद मैं केवल 2-3 चीजें ऐड करना चाहता हूं कि अगर हम अपनी एवरेज लाइफ अगर 70 ईयर मानते हैं तो आप ये मान के चलिए बचपन से 70 ईयर्स तक
1/3 लाइफ हम लोग केवल सोने में व्यतीत कर देते हैं। अपने लाइफ का केवल 12 या 13 साल अगर आप पब्लिक सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं तो काम में व्यतीत करते हैं। बाकी लाइफ हम लोग जो है अपने दैनिक कार्यों में, कुछ लोग मनोरंजन में, टीवी देखने में व्यतीत करते हैं। लेकिन इसी के बीच से अगर कुछ समय निकाल करके हम लोग आत्मा, परमात्मा, ईश्वर के प्रति थोड़ा ध्यान रखें तो जरूर हम लोग के जीवन के शैली में सुधार आएगा। कई लोग बोलते हैं कि ईश्वर ने जीवन दिया है, वही निर्वाह लगाएगा, हमारी नैया पार लगाएगी। उस पर हम लोग को विश्वास नहीं करना चाहिए। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता है। एक गांव में एक मंदिर थे, पुजारी थे, उनका एक चेला था। पुजारी जी बोलते थे कर्म करो, ईश्वर का ध्यान रखो। उनका चेला बोलता था ईश्वर के ऊपर भरोसा है, जो आएगा वो सब ईश्वर ही संभालेगा। एक दिन वो रास्ते से आ रहा था तो देखा एक हाथी जो है आ रहा था, एक पागल हाथी महावत बैठा हुआ था। तो महावत उसको बोला कि भाई हटो, हाथी पगला गया है, तुम जरा सा किनारे हट जाओ। तो वो नहीं हटा। अपने रास्ते में हाथी ने आया, उसको सूंड में उठा करके फेंक दिया, उसके हाथ पैर टूट गए। तो स्वामी जी से पूछा कि स्वामी जी आप तो हमेशा बोलते थे हम लोग तो ईश्वर में विश्वास था। बोला वो महावत जो बैठा था उसमें भी ईश्वर का वास है, और जब वो आपको बोल रहा था कि किनारे हट जाओ तो क्यों नहीं हटे, तो उसका नहीं हटे तो उसका नतीजा ये हुआ कि आपका हाथ पैर टूट गया। लाइफ को इन्होंने जर्नी बताया है। हमारे एक गुरु कह लीजिए, जो कि बहुत पहले से इस संस्था से जुड़े हुए हैं, उन्होंने लाइफ को 4 भागों में बांटा है और उन्होंने प्लेन के जर्नी से कंपेयर किया है कि अगर हम लोग अपनी लाइफ को कंपेयर करें तो पहला होता है कि प्लेन जो है गति पकड़ता है रनवे पर, मोमेंटम जिसको बोलते हैं, वो 1 से 25 साल की एज हम लोगों की मतलब होती है शुरू में अगर हम लोग देखें। उसके बाद हाइट गेन करता है, ऊंचाइयों पर पहुंचता है 20-25 से लेकर के 40 बरस तक। उसके बाद जब एक बार प्लेन स्टेबलाइज कर जाता है एक पर्टिकुलर हाइट, जैसे स्वामीनाथन साहब, उस समय कोई चिंता नहीं रहती है। लेकिन जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है एक किसी भी जर्नी का, वो है लैंडिंग। और हम में से काफी लोग उस अवस्था में हैं और सबसे ज्यादा प्रिकॉशन हम लोगों को 50-55 के ऊपर जो हैं प्लेन की लैंडिंग की। आप देखें अगर पायलट प्रिपरेशन जब हाइट पर आता है तभी करता है। यही समय है कि हम लोग अपने लाइफ का जो हमारी जो लैंडिंग का पीरियड है, जो शेष बचा हुआ लाइफ है, उसको हम लोग जो है अभी से प्रिपेयर करें और ईश्वर ने जो हमको जीवन दिया है उसमें दूसरों के लिए कुछ करें। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं, जो दूसरों के लिए कुछ बलिदान करते हैं, दुनिया समाज उन्हीं को याद करता है। कहा जाता है कि सबसे बड़ी होती है लीव ए लीगेसी, जो आप एक परिछाप छोड़ के जाते हैं समाज के ऊपर, वही काउंट करता है। आजकल प्रतिस्पर्धा का जमाना है, चाहे आईटी सेक्टर हो चाहे कोई सेक्टर हो। हमको अपने किसी भी चीज में प्रतिस्पर्धियों से आगे रहना है। आज मैं जब यहाँ आया करीब 6 बजे पहुंचा तो मोहन सिंघल साहब बोले कि आप ये जरूर बताइएगा कि आप इतने फ्रेश क्यों दिख रहे हैं। हमरे मैं फ्रेश तो नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि मैं कल 8:30 बजे बोकारो से चला। उसके बाद हम लोग एक मेडिकल कैंप में बिहार के एक इंटीरियर इलाके में गए, वहाँ से पटना पहुँचे, पटना से दिल्ली आए, दिल्ली से अहमदाबाद रात को 1:45 बजे लैंड किए। फिर वहाँ से बाई कार हम चले, यहाँ से 6 बजे पहुँचे, क्योंकि हमको ये सेशन अटेंड करना था।
और आपके बीच में उपस्थित होना था, तो मैंने सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए आपके बीच में आना है। और सेशन सबसे बड़ी चीज़ है कि थकान एग्जर्शन से नहीं होता है, जगने से नहीं होता है। अगर मानसिक रूप से आप थके नहीं हैं तो आप जो है कोई भी आप चैलेंज लीजिए, उसमें आप सफल होंगे। सब लोग योगा करते हैं, कुछ ये करते हैं, लेकिन आज स्वामीनाथन जी ने एक जो पिकॉक डांस बताया, हमको लगता है कि इससे सिंपल तौर कोई एक्सरसाइज नहीं हो सकता है। 2 मिनट में अगर हम लोग को स्फूर्ति आ जाए तो हम लोगों को इसको जरूर करना चाहिए। मैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता हूं जिसमें एक समय था कि 50,000 आदमी काम करते थे और प्रोडक्शन 2 मिलियन टन होता था। आज मेरे संस्था में 30,000 एम्प्लॉई हैं, प्रोडक्शन 5 मिलियन टन होता है। और अगले 3 सालों में मेरे पास केवल 21,000 एम्प्लॉई रहेंगे और प्रोडक्शन 7 मिलियन टन होगा। क्या कारण है? जो पावर है वो तो हमको मशीन से मिलती है, इलेक्ट्रिकल ड्राइव से मिलती है, लेकिन हम लोगों को हमेशा ये सोचना चाहिए, आप कहीं भी काम करते हो, कि मैन बिहाइंड द मशीन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द मशीन। और उनके में कैसे हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग लाएं, उनको कैसे एक्टिवेट करें कि वो अपना योगदान जो है समाज के प्रति, संस्था के प्रति दे सकें। एक चीज मैं और शेयर करना चाहता हूं, अभी हमारे यहाँ करीब 6,000 एम्प्लॉइज का मैंने चेकअप कराया, तो पाया कि उसमें 25% पीपुल आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन डिजीजेज एंड 15% पीपुल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक। मेरे हॉस्पिटल का करीब बिल आता है 30 करोड़ रुपया, मैक्सिमम कंजम्पशन इंसुलिन का होता है। तो हमसे लोग पूछे कि भाई ये क्या कारण है, स्टील प्लांट में तो बहुत मेहनत करते हैं लोग, ये सब बीमारी कैसे होता है? तो हमने बताया कि जो है ये चिंतन से ज़्यादा होता है। तो हम लोगों ने अपनी जितनी मीटिंग्स होती हैं वर्कर्स को इन्वॉल्व करना शुरू किया और ये डिस्कोर्सेज ऑर्गेनाइज शुरू किया। इवन ब्रह्म कुमारी आश्रम से भी मैंने 1-2 लोगों को बुलवाया, चिन्मया मिशन से लोगों को बुलवाया। जो भी हमारा कुछ प्रोग्राम होता है पहले उसी से शुरू करते हैं कि उसमें हमारे एम्प्लॉइज में एक स्फूर्ति की भावना भरें और हमारे में वो ताकत लाएं कि कोई भी काम जो है मिल करके करें। और ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक बार आदमी जब ये ओन कर लेता है कि ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों ने एक स्लोगन दिया कि देखिए आप यहाँ काम करते हैं, एक माँ वो होती है जो जन्म देती है, दूसरी माँ आपका कारखाना है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी संस्था है जो कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपको सपोर्ट करती है। तो उसके प्रति भी आप उतने ही सजग रहें, उतनी ही अपनी भावना रखें। यूँ तो कहने की बहुत चीज़ें हैं। एक प्रोफेसर देवाशीष चटर्जी हैं, IIM लखनऊ में प्रोफेसर हैं। एक बार मैंने उनको इनवाइट किया कि आप आइए जरा हमारे सीनियर मैनेजर्स को जरा बताइए कि क्या, ही इज ए वेरी गुड मैनेजमेंट गुरु। 2 चीजें उन्होंने जब कही, सी फ्रॉम द ईयर्स एंड लिसन फ्रॉम द आईज। तो सबको बड़ा आस्पटा लगा कि ये क्या बात हुई भाई, कैसे हम कान से देख सकते हैं और आंख से सुन सकते हैं। तो उन्होंने जब एक्सप्लेन किया, आप कभी इसको फील करें, अपने बच्चे को प्रैक्टिस कराएं, आप कभी टीवी देखें और वॉल्यूम को 0 कर दें, कैप्शन जो आता है उसको मत पढ़ें। अगर आप देखें कि क्या वो एक्सप्रेशन आता है, उससे अगर आप मतलब निकाल दें, अगर बच्चों को एक एक्सपीरियंस करके उन्होंने बताया कि बच्चों की कैपेसिटी 20% इनहेंस कर जाती है। सिमिलरली अगर आप कहीं काम करते हैं, अगर आपके कान जो खुले रहते हैं, आवाज़ से आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो ये दोनों जी चीज़ें हम लोगों को अपने लाइफ में प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसा कि स्वामीनाथन जी ने बोला कि 4 युग में हम लोग हैं, अभी कलयुग का चल रहा है, लेकिन किसी ने साइंटिफिकली एक्सप्रेस किया है, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। एंट्रोपी मतलब जो है, जब भी हम किसी एक फॉर्म के एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ न कुछ लॉसेज होता है।
और समेशन ऑफ ऑल द लॉसेज इज कॉल्ड एंट्रोपी। और उन्होंने प्रूव किया है कि ये एंट्रोपी जो बढ़ रही है, जिस देश में भौतिक मूल्यों का, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो गया है, उस देश में पोल्यूशन ज़्यादा है और ये एंट्रोपी भी बढ़ रही है। हमारा देश अभी तरक्की कर रहा है, हम लोगों को सभी को अपने नैतिक मूल्यों पर जो है देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस दिशा में सोचा जाए। मैं ब्रह्म कुमारी आश्रम को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। ये मेरी पहली विजिट है। यूँ तो बोकारो में ब्रह्म कुमारी आश्रम का एक सेंटर चलता है, मैं भी वहाँ पर जाता हूँ, कभी संडे को बहुत शांति मिलती है वहाँ पर जा कर के। प्रेसिडेंट कलाम के बारे में उन्होंने कहा, आप कभी एक बुक लिखे हैं प्रेसिडेंट कलाम, इग्नाइटेड माइंड, आप अगर पढ़ें तो उसकी स्रोत जो है बोकारो से शुरू हुई थी। जब कलाम साहब एक जगह से प्रोग्राम करके जब प्रेसिडेंट नहीं थे तो लौट रहे थे, तो उनका हेलीकॉप्टर करीब 25 फीट ऊपर से गिर गया और वो बच गए। और रात में करीब 1 बजे उनको, जब बोकारो निवास में वो सो रहे थे, तो सपना आया उनको, कुछ उनको ज्ञान प्राप्त हुई। उन्होंने उस किताब में लिखा इग्नाइटेड माइंड। तो हमको लगता है कि इस समय देश में जो विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रगति हो रही है, हम लोग भी उसमें किसी न किसी रूप में अपना योगदान प्रदान करें, अपनी संस्था को आगे बढ़ाएं, राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। यही हमारी देश के प्रति सच्ची सेवा और श्रद्धा होगी। धन्यवाद।